दोस्तों नमस्कार, आपका अपना है चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग एबीएस का एनसीईआरटी का डिजिटल नोट्स लेंगे। वेलक्रो, रेल का टिकट, पानी, वाटर बिल, हेमोग्लोबिन और अम्ल वर्षा, थ्रेसिंग और तरुण भारत संघ को करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर का पेपर और डिजिटल क्लास मिलेगा। दोनों को अगर आप इस बार कंबाइंडली कर लोगे तो इस बार का सीटेड आपका गारंटेड स्मूथली ट्रिकी वे में मैजिकल तरीके से आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करेंगे सीटेड राजा। वेलक्रो को देखते हैं। 1948 की एक घटना है जब एक दिन जॉर्ज मेस्टल ने बीजों को अपनी कपड़े पे चिपका देखा तो वो हैरान रह गए। नोट डाउन करेंगे, बीजों को देखा अपने कपड़े में वो चिपक गए तो जॉर्ज मेस्टल काफ़ी हैरान हो गए। इन बीजों को बारीकी से देखकर पता चला बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों में अटक गए थे। यह देख के जॉर्ज मेस्टल को आइडिया आया, उन्होंने वेलक्रो बनाने का। दोस्तों ये वेलक्रो आप देख रहे हैं जिसमें एक तरह से रेशे होते हैं और एक में कांटे कांटे होते हैं जो जूते, बैग वगैरह में यूज़ किया जाता है। इनसे क्वेश्चंस आता है। जॉर्ज मेस्टल ने उनको बीजों से आइडिया आया था और उन्होंने 1948 में इनको बनाया। अब आगे देखते हैं रेल टिकट के बारे में। रेल टिकट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं सीटेड में, रिपीट भी होता है। रेल टिकट को चेक करेंगे। रेल टिकट में लिखी गई जानकारी क्या क्या होता है। श्रेणी होता है, ट्रेन नंबर, ट्रेन का नाम, सफ़र शुरू होने की तारीख तथा समय, गंतव्य स्थान तक पहुंचने की तारीख और समय, टिकट प्रारंभ होने का समय, टिकट समाप्त होने का समय, वर्थ नंबर, किराया, कुल दूरी और पीएनआर नंबर। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये टोटल रेल टिकट में जानकारी होती है। आगे चेक करेंगे पानी के बिल में क्या क्या होता है, वाटर बिल में क्या क्या होता है, उसका विभाग जैसे जल विभाग, राज्य सरकार का नाम, उस स्टेट का राज्य सरकार का नाम, बिल किसके नाम से है, कितने महीने का बिल है, बिल किस तारीख तक का है, कितने पैसे भरने हैं, ये टोटल वाटर बिल में आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हीमोग्लोबिन को लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं, रेड ब्लड सेल्स में पाए जाने वाला प्रोटीन का एक प्रकार होता है जिसमें आयरन, लोहा, जिसको लोहा भी कहते हैं का गुण एक अणु मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों, लंग्स से शरीर से ऊतक को टिश्यूज तक ऑक्सीजन ले जाने में, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़े तक पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन का होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा को रक्त में 100 मिलीलीटर के आधार पर मापा जाता है। इसे डेसीलीटर में भी व्यक्त किया जाता है और एक का मतलब होता है 100 मिलीलीटर होता है। आयु और जेंडर के आधार पर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। नवजात शिशु में 17 से 22 डेसीलीटर, एक सप्ताह का शिशु में 15 से 20 डेसीलीटर, एक महीने के शिशु में 11 से 15 डेसीलीटर, बच्चे में 11 से 13 डेसीलीटर, वयस्क पुरुष में 18 वर्ष से अधिक 14 से लेकर 18 डेसीलीटर होना चाहिए। एक वयस्कों में 14 से 18 डेसीलीटर और वयस्क महिला 18 वर्ष से अधिक हो तो 12 से 16 डेसीलीटर। मध्यम आयु के पुरुष को 12.4 12% 12.4 से लेकर 14.9 डेसीलीटर होना चाहिए। मध्यम आयु की महिलाओं के लिए 11.7 से लेकर 13.8 डेसीलीटर होना चाहिए। नोट डाउन करेंगे। अब आगे चेक करेंगे अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। जी हाँ, इनको चेक करते हैं, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल की नमी से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। वर्षा जल के साथ ये एसिड भूमि पे आते जाते हैं जिससे आँखों एवं त्वचा के रोग उत्पन्न होते हैं। वनस्पतियों भी नुकसान पहुंचता है। संगमरमर की इमारतें भी पीली हो जाती है, जिससे ताजमहल भी पीली हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड जिसे स्टोन कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्वे में एसिड रेन सबसे ज़्यादा नॉर्वे में होती है। थ्रेशरिंग या गहाई करना जो निष्पादन विधि है, इनसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। थ्रेसिंग या गहाई करना, जिसको थ्रेशरिंग कहते हैं, कटी गई फसलों से बीजों को भूसे से अलग करना थ्रेशरिंग करना या गहाई करना कहलाता है। इस प्रक्रिया में डंठल को पीट कर अनाज के बीज निकाले जाते हैं और डंठल को अलग कर दिए जाते हैं। यह कार्य कार्बाइन मशीन या थ्रेशर द्वारा किया जाता है। दोस्तों गांव में आप अक्सर देखते होंगे इन प्रक्रिया को।
अब है निष्पाषण विधि। निष्पाषण क्या है? निष्पावन विधि, इस विधि के उपयोग से हल्के भूसी के कणों को अनाज के बीज जैसे गेहूँ, दाल आदि से अलग किया जाता है। इस विधि में भूसी के कण हवाओं के द्वारा उड़ा दिया जाता है, इसे हम निष्पाषण विधि कहते हैं। आगे दोस्तों देखेंगे तरुण भारत संघ। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। राजेंद्र सिंह इसके संस्थापक थे, वर्तमान अध्यक्ष हैं। इन्हें मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तरुण भारत संघ ने पिछले 25 वर्ष में देश भर में 10,000 से ज़्यादा जोहर तालाब बनवाए हैं। दरकी माई राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती है। दरकी माई, इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों का देखभाल में चला जाता है। तरुण भारत संघ ने पानी की आपूर्ति करने में दरकी माई की भी मदद ली थी। नोट डाउन करेंगे, दरकी माई की भी मदद लिया गया था। आगे देखेंगे दोस्तों चांगथांग के बारे में और इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में। चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है चांगथांग, जो 5,000 मीटर ऊंचाई पे स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी फैला है। चांगथांग, यहाँ चंगप्पा नाम की प्रजाति है जिसकी आबादी कुल 5,000 लोग है। ये हमेशा अपने भेड़ बकरी के साथ घूमते हैं। चांगप्पा लोग अपने टेंट को रैबो कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर पर आवर्स की हवा चलती है। चांगप्पा की भाषा चांगथांग का मतलब ऐसी जगह से है जहाँ कम लोग रहते हैं। चांगथांग का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ कम लोग रहते हैं। यहाँ एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। रैबो अथवा टेंट के पास एक जगह होती है जिसे ये लोग लेखा बोलते हैं, जहाँ ये अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं, उस जगह को ये लोग लेखा बोलते हैं। जी हाँ, अब आगे और देखेंगे। लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती है। हर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह लगा देता है कि मिलजुल ना जाए, सबके जानवर अलग अलग रहे। औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिनकर चढ़ाने ले जाती है, फिर लौटकर उन्हें दोबारा गिनती है। यह लोग अपनी बकरियों की ऊंचाई और ठंडी जगह पर चढ़ाने ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं, जिससे कि पश्मीना शॉल बनते हैं। पश्मीना शॉल, इससे काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होता है दोस्तों। पश्मीना शॉल्स, विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल चंगप्पा लोग द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनता है। किनके द्वारा? चंगप्पा लोगों के द्वारा। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वो बहुत ऊंचाई पे लगभग 5,000 मीटर ऊपर पे होता है। ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बकरियों के शरीर पे गर्म बालों को कोट बन जाता है। इनमें से कुछ बाल बकरियां गर्मी में गिरा देती है, जिनके प्रयोग से ही पश्मीना शॉल बनता है। नोट डाउन करेंगे। अब आगे इनसे कुछ पॉइंट देखते हैं। इनका बाल इतना पतला होता है कि इन्हें 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर है। यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे बुनाई के बाद ये प्लेन शॉल बनता है। याद रखें, नोट डाउन करेंगे 250 घंटा, और उनका एक स्वेटर हमारा 6 स्वेटर के बराबर होगा, क्योंकि एक बाल हमारा उनका 6 बाल के बराबर है। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्मी देता है। आगे देखेंगे लुईस ब्रेन के बारे में। ब्रेन लिपि जिन्होंने प्रतिपादक लुईस ब्रेन ने किया था, इनसे भी क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं। ब्रेन लिपि, लुईस ब्रेन फ्रांस के थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजार से खेलते हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में बहुत रुचि थी, तो यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे और फिर एक तरीका निकाला जो बाद में लुईस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। एक मोटे कागज पे एक नुकीली चीज़ों पे 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। नोट डाउन करेंगे, 6 बिंदुओं पे उभारा जाता है, फिर उभरे हुए बिंदुओं पे उंगलियों के सहारे इन्हें स्पष्ट करते हुए पढ़ा जाता है। ये ब्रेन लिपि कहलाती है। 6 बिंदुओं पे आधारित होते हैं, मोटे कागजों पे होते हैं। नोट डाउन करेंगे, यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पे आधारित होते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों ग्रेगर मेंडेला, जिन्होंने आनुवांशिकता पे ग्रेगर मेंडेल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में 1822 में हुई थी। इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधे को बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेर आंकड़े इकट्ठे किए थे। मेंडेल ने बताया
कि मटर के पौधे में कुछ ऐसा गुण होता है जो जोड़ियों में आती है, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। पर चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधे बच्चे भी यानी कि अगली पीढ़ी पौधे के भी बीज है, यानी कि जो आनुवांशिकता के ऊपर इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है। ये तो चिकने और खुरदरे होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बीज थोड़ा चिकना है और थोड़ा खुरदरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधे के बीज या तो पीले होते हैं या हरे। पीले और हरा गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते हैं। मेंडेले ने यह भी बताया कि जब बीज का पीला और हरा गुण मिलता है तो मटर की अगली पीढ़ी के पौधे में ज़्यादा पीले बीज होते हैं। जी हाँ, आनुवांशिकता का गुण जो है इन्होंने दिया। आगे चेक करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में, नोट डाउन करेंगे, इनसे क्वेश्चंस काफ़ी आता है। बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। बिहार के बोचहा गांव, नोट डाउन करेंगे। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन शहद का काम होता है। अक्टूबर से दिसंबर, नोट डाउन करेंगे, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन का शुरू करने का भी सही समय होता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं और लीची का फूल मधुमक्खी फरवरी में खिलते हैं और ये मधुमक्खी को काफ़ी लुभाती है। लीची का फूल, मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। छत में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है। ये दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो इस तरह का नाच करती है, नृत्य करती है, उससे दूसरे मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पे है। मधुमक्खी रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम इन्हीं का होता है और बच्चे को पालने का भी इन्हीं का होता है। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इन बक्सों में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। और दोस्तों नोट डाउन करेंगे, इस बक्से का कीमत 2000 रुपया होता है जो NCERT के नोट्स में दिया गया है। नर मधुमक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है। नोट डाउन करेंगे।